आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। केरला स्टोरी का पार्ट 2, पार्ट 1 का हमने इसका रिएक्शन किया था, अब उसका पार्ट 2 है। जो पिछला पार्ट था उसका तो ये साबित हुआ कि जितना बड़ा झूठ बोलेंगे उसमें कुछ लोग आपको सच साबित मान लेंगे। तो इसका पार्ट 2 में क्या निकलता है देखते हैं, पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कुछ हजार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, नहीं सिर्फ 3 के साथ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यार 32,000 हो या 3 हो क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि अगर 32,000 की जगह 3 का नंबर इस्तेमाल किया जाता है तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। ये कहना कि यहाँ पर एक खुफिया लव जिहाद की कंस्पिरेसी चल रही है, लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने की और उन्हें आईसिस भेजने की, और इस कंस्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल केसेस हैं, यहाँ पर कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही है। दूसरा, इस लेवल तक जनरलाइज करना चीजों को और एग्जैजरेट करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है। यही चीज अगर किसी और इंसिडेंट के साथ करी जाए तो आप कहोगे कि क्या बकवास है ये। एग्जाम्पल से समझाता हूं। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं औरों के ऊपर फ्लाइट्स में। 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर। कैसा लगेगा आपको सुनकर? आप कहोगे कि क्या बकवास चल रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाला कहे कि यार 32,000 चलो एग्जैजरेटेड नंबर था, लेकिन 3 के साथ असली में ऐसा हुआ है, इसलिए फिल्म बनाना जस्टिफाइड है यहाँ पर, क्या होगा आपका रिस्पॉन्स ऐसे केस में? कोई सेंस है इस बात? इसी तरीके से दोस्तों 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। इस चीज को लेकर जब फिल्म के डायरेक्टर से सवाल किया गया, पूछा गया कि भाई सोर्स क्या है आपके इस नंबर का, तो वो सवालों से भागते रहे। ऑल्ट न्यूज से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब मैं अपना डेटा बताऊंगा कि किस डेटा के आधार पर मैंने 32,000 बोला था। द क्विंट को इन्होंने कहा कि ऐसे सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज वेरी क्लिशेड। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई जेएनयू में तो इन्होंने कहा कि 32,000 वाला नंबर एक आर्बिट्रेरी नंबर था, और जब बात कोर्ट में पहुंची तो इन्होंने फिल्म के डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाला नंबर ही हटा दिया और 3 नंबर डाल दिया। सच बात तो यह है दोस्तों कि इन 3 औरतों की यह कहानी भी सुनाने लायक है, अगर ये कहानी सुनाई जाती बिना झूठ और प्रोपेगेंडा के। एक एक इंसान जिसे ब्रेन वॉश किया जाता है और रिक्रूट किया जाता है आईसिस में, वो एक पोटेंशियल थ्रेट है। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इंडिया में एक्चुअली में, इसे आप बाकी देशों से कंपेयर करोगे तो बड़ी शॉकिंग चीज आपको जानने को मिलेगी। इंडिया में मैंने बताया था ये नंबर 66 के अराउंड है जो लोग आईसिस के प्रोपेगेंडा का शिकार बने। बाकी देशों से 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में 7,000 लोग ऐसे थे। सिर्फ रशिया से 2,500 लोग ऐसे थे। फ्रांस में 1,700 लोग, जर्मनी में 760 लोग, यूके का नंबर भी 700 के अराउंड था। ये जो सारे देश हैं, इन सारे देशों की पॉपुलेशन इंडिया से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन जो लोग आईसिस का शिकार बने वो इन देशों में कहीं ज्यादा है। और यहाँ पर यह चीज भी नोट करने वाली है कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया में। तो फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों के कंपैरिजन में ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी कम आईसिस के रिक्रूट्स इंडिया से देखे गए। आप अगर यहाँ पर एक रेशियो देखो आईसिस रिक्रूट्स पर मिलियन पीपल, तो इंडिया में रेशियो 0.5 पर मिलियन है। फ्रांस में 36 गुना ज्यादा है, यानी 18 पर मिलियन। बेल्जियम में 40 पर मिलियन है और जॉर्डन में 315 पर मिलियन। क्या इस चीज को एक बार भी मेंशन किया गया फिल्म में? कुछ लोगों को बहुत मजा आता है अपने ही देश के एक राज्य को ऐसे बदनाम होते हुए देखकर झूठ के बेसिस पर। ORF की रिपोर्ट में लिखा गया था कि एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इंडिया से इतने कम मुसलमानों ने आईसिस क्यों ज्वाइन करी। इसके पीछे कई फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला कारण इंडियन एजेंसीज का लाजवाब रिस्पॉन्स। आप में से बहुत कम लोग शायद ऑपरेशन पिजन के बारे में जानते होंगे। हमारी एजेंसीज जैसे कि NIA और IB, इन्होंने एक मिशन किया जिसमें 350 वल्नरेबल मलयाली यूथ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाया हमारे नौजवानों को इस एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से बचाने के लिए। एक बहुत ही बढ़िया काम हमारे ऑफिसर्स के द्वारा किया गया, लेकिन पता है शर्म की बात क्या है? हमारे प्रधानमंत्री अपने इलेक्शन के भाषणों में इस अच्छे काम को बताने की जगह इस झूठी फिल्म को प्रमोट करते हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। यहाँ पर एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन याद आता है जो इंडियन फोर्सेस ने आईसिस के खिलाफ किया था। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके ऊपर टाइगर जिंदा है फिल्म भी बनी है। इसकी कहानी अगर आप और जानना चाहते हैं, कुकू FM पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा।
कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म जहां पर ढेर सारी ऑडियो बुक्स ऐसे सुनने को मिलेंगी। ध्रुव 30 कूपन का इस्तेमाल कीजिए कुकू एफएम के पहले महीने पर 30% ऑफ पाने के लिए। 99 रुपीज की जगह सिर्फ 69 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनका धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए भी। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो इस इंस्पिरेशनल कहानी के बारे में बता सकते थे लोगों को, लेकिन नहीं, झूठी फिल्म प्रमोट करनी थी। दूसरा कारण फॉर्मर डिप्लोमेट तालमीज अहमद बताते हैं इंडिया का सिंक्रेटिक कल्चर और ट्रेडिशन, इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में मुस्लिम्स हिंदुओं और क्रिश्चियंस के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसीलिए एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को उन्होंने रिजेक्ट किया। 2015 में जब पता चला कि सिर्फ 29 इंडियंस ने आईसिस को ज्वाइन किया था, एक रिपोर्ट ने बताया कि आईसिस खुद इंडियन रिक्रूट्स को इंफीरियर मानता था। आईसिस का मानना था कि इंडिया में जो इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है वो काफी सॉफ्ट वर्जन है, एक ज्यादा लिबरल वर्जन है इस्लाम का। तीसरा, यहाँ पर कई मुस्लिम क्लेरिक्स का भी एक पॉजिटिव रोल बताया जाता है। मार्च 2009 में दारुल उलूम दियोबंद ने एक फतवा इशू किया था इंडिया को दार अल अमन डिक्लेयर करते हुए, एक ऐसा देश जहां पर मिलिटेंट जिहाद प्रोहिबिटेड है। सिमिलरली 2015 में एक जॉइंट फतवा इशू किया गया था 70,000 इंडियन मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा आईसिस, तालिबान, अलकायदा और बाकी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ। यहाँ जो असली केरला स्टोरी है वो बड़ी प्राउड होने वाली बात है कि बाकी दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया से कितने कम मुसलमानों ने आईसिस को ज्वाइन किया। और केरला यहाँ पर एक बड़ा ही जीता जागता एग्जाम्पल है इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं पीसफुली। यही कारण है कि केरला नंबर 1 स्टेट है बहुत से अलग अलग इंडिकेटर्स में। एजुकेशन में नंबर 1, हेल्थ केयर में नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1। और फिर हमारे पॉलिटिशियंस इन झूठी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं केरला को बदनाम करने के लिए। फरवरी में इसी साल होम मिनिस्टर अमित शाह ने इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त कर्नाटका में कहा था, आपके बगल में ही केरल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। केरला को बदनाम करना इकलौता प्रोपेगेंडा नहीं है इस फिल्म के अंदर। दूसरा बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है लव जिहाद को लेकर। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी जाती है। क्या सच है इसके पीछे? साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी एनआईए को जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं है। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, चाहे आदमी हो या औरत। एक सबूत से मन नहीं भरता, दूसरा सबूत देख लो। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी यही कहा था साल 2020 में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया रिटर्न रिप्लाई में कि अभी तक कोई भी लव जिहाद का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। ये लव जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार आपको सुनाया जाता है अलग अलग एंगल्स से। पॉलिटिशियंस अपने भाषणों में ये कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलते हैं लव जिहाद की बात करते हुए। गोदी मीडिया खबरों में लव जिहाद की बात करता है। इतनी बारी रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। वही बात जो मैंने शुरू में कही थी। ये लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है, बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है ये कॉन्सेप्ट। खुद ही सोचकर देखो, जो लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि एक औरत को भड़काया जा सकता है एक आदमी के द्वारा, कैसे लोग हैं वो? औरत कोई भेड़ बकरी है क्या? एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता? कोई भी आकर कुछ भी कहेगा, औरत भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर चलती चली जाएंगी। चाहे हिंदू औरत हो, मुस्लिम औरत हो, क्रिश्चियन औरत हो या किसी भी और धर्म की औरत हो, सभी औरतों को मिलकर इन धर्म के ठेकेदारों को बताना चाहिए कि भाड़ में जाओ, हमारे पास अपना दिमाग है। अगर कोई जबरदस्ती मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ। और कानून भी ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि कितना लोगों को एक्चुअली में कन्वर्ट किया भी जा रहा है इंडिया में। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्रिश्चियन मिशनरी हुआ या ये घर वापसी वाले हो या कोई मुस्लिम क्लेरिक थोड़े ओवर एक्टिव हो जाते हैं अपने प्रवचन में और बैलेंस थोड़ा इधर से उधर हो जाता है। जैसे कि ये 2016 का न्यूज आर्टिकल देखिए जहां पर विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने कहा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने 7.5 लाख लोगों को हिंदुइज्म में वापस रिकन्वर्ट किया 10 सालों के अंदर अंदर। लेकिन ये अलग अलग धर्मों के ठेकेदार अगर इंटरफेयर ना करें, लोग अपनी मर्जी से कन्वर्ट करना चाहे तो एक बड़ा बैलेंस देखने को मिलता है। अप्रैल 2021 की रिपोर्ट देखिए, 506 लोगों ने रजिस्टर किया कि वो अपना धर्म बदलना चाहते हैं केरला सरकार के सामने। इनमें से 47% लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किए। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज्यादा कन्वर्जन्स देखने को मिल रही हूं। 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी यही चीज बताई थी। 30,000 से ज्यादा लोगों पर सर्वे किया गया, पता लगा कि सिर्फ 0.7% लोगों
लोगों ने हिंदुइज्म को छोड़ा था, दूसरा धर्म अपनाया था, और 0.8% लोगों ने बाकी धर्मों को छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए यहाँ पर एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज रची जा रही हैं ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक दूसरे से लड़ाया जा सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इससे बहुत फायदा मिलता है अगर लोगों के अंदर सिर्फ ये नफरत भरी रहे दूसरे धर्म के लोगों के लिए। शुरुआत में सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स थे, फिर गोदी मीडिया ने ये काम करना शुरू किया और अब पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं लोगों को बहकाने के लिए। आज से 100 साल पहले हिटलर के समय में भी ऐसा ही होता था, बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थी। ट्रायम्फ ऑफ द विल, द ट्रेटर, रॉबर्ट एंड बैट्राम, द इटर्नल जू, ढेर सारी ऐसी फिल्में हैं जो अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करती थी, ज्यूज को बदनाम करने का काम करती थी और जर्मन आर्यंस को ग्लोरीफाई करती थी। ऐसे ही बड़े बड़े झूठ उन फिल्मों में भी बोले जाते थे, रिपीट किए जाते थे ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके। ये लोग सिर्फ सत्ता और पैसे के लालच में आकर देश को अंदर से तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन नफरत के सौदागरों को एक चीज याद रखनी चाहिए, हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाए थोड़ा बहुत डर, वायलेंस और नफरत फैलाने में, लेकिन याद रखना ये देश भी ऐसा है जिसने बहुत चीजें सही हैं। जब जब ऐसी ताकतों ने देश को बांटने की कोशिश करी है, देश के लोगों ने इकट्ठे होकर बाउंस बैक किया है। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको इस टॉपिक पर फिल्म देखनी है तो नेटफ्लिक्स पर ये स्वीडिश टीवी सीरीज जाकर देखिए, द कैलिफेट नाम से। उस फिल्म में किसी को बदनाम नहीं किया गया है, कोई झूठ या प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया गया है, बल्कि एक सच्ची कहानी बताई गई है कि कैसे स्वीडन में आईसिस ने रिक्रूट किया। तो जी वीडियो इसका पार्ट 2 था, ये पिछले पार्ट पर हमने बात की, उसी का ये खुलासा आ गया था कि थोड़ी सी वीडियो लंबी थी, हमने इसको पार्ट 2 में डिवाइड किया। एंड पर ध्रुव राठी ने क्या कंक्लूड किया, ध्रुव राठी साहब ने ये कंक्लूड किया, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है, ये आप वही जानते हैं, या जो उनकी सर्च जानती है, उन्होंने सर्च का सोर्स कौन सा इस्तेमाल किया, उस सर्च के लिहाज से, उनकी बातों के लिहाज से तो ये इंतजार हो रहा है कि जो इंडिया का मीडिया, जिसको वो गोदी मीडिया नाम दे रहे थे, और इंडिया के जो अपना है प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो एक किस्म का पैदा कर रहे हैं झूठी बिग लाई का सबब बन रहे हैं, बिग लाई पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे तो ये पूरी स्टोरी सॉरी हमें थोड़ी सी स्टॉप करनी पड़ी, वीडियो को भाई को काम पड़ गया था इमरजेंसी, उसको जाना पड़ा अली भाई को, इसलिए थोड़ी सी स्टॉप करनी पड़ी। अच्छा खैर, बात हम कर रहे थे कि जो ये पूरी स्टोरी को कंक्लूड जो किया है, मैं जो अपने रिजन के हिसाब से कंक्लूड किया मैंने इस वीडियो को, वो यही है कि ये जो ध्रुव राठी साहब हैं, ये पीएम मोदी के बहुत अगेंस्ट है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगा, और इसकी खिलाफ का मतलब ये नहीं कि कोई दुश्मन है, मतलब है कि उनके अख्तिलाफ राय है, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन पिजन का नाम लिया, और अगर इस ऑपरेशन पिजन के तहत कई जो थे ना वो क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ज़्यादा वो यार को इस्लाम में घुसे होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट को किया गया, नॉन एक्सट्रीमिस्ट को कन्वर्ट किया गया, ये बकायदा एक मिशन के तहत किया गया उनकी एजेंसी की तरफ से। तो मोदी साहब ने उस ऑपरेशन का नाम क्यों नहीं लिया, इस झूठी कहानी को क्यों फैलाया, वो इसमें उनकी खिलाफ राय थी मोदी साहब के खिलाफ, ये नहीं कि उनको कोई और वो कुछ कह रहे थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो बातें ध्रुव राठी साहब ने की हैं, अगर तो ये सच पर मबनी हैं, इस तरह वो सबूत दे रहे थे, साथ साथ सारा कुछ बता रहे थे, तो फिर भी ये वाकई में शर्म की बात है कि अगर आप 3 चाहे 6 भी कर लें, 10 भी कर लें, 10 खवातीन ने अगर कन्वर्ट किया है, तो उसमें ये उनको बनाना 34,000, तो ये वाकई में 32,000, ये वाकई में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया। भाई ने जो भी बात की थी, उसने सबसे पहले ये कहा था कि जितने 32,000 जो है ना फिगर, वो एक बहुत बड़ी फिगर है, और इसने हवाला दिया था उसका हिटलर का कि बिग लाई, जितना बड़ा झूठ बोलोगे कम से कम कोई बंदा थोड़ा ज्यादा जो अक्सरियत है वो कम से कम तो उसको कोई हिस्सा तो उसका सच मानेगी। तो यही बात उन्होंने 32,000 वाली फिल्म की थी कि मूवी में उन्होंने इतनी बड़ी फिगर दी, जिसमें से एंड में मेरे ख्याल में 3 औरतें निकली थी, जो 2 क्रिश्चियन और इसका मतलब असलम भाई कि हमें मूवीज पर ज्यादा सच नहीं मानना चाहिए। जाहिर सी बात है, बताने का उसका मकसद ही भाई का ये था कि मूवीज जो होती हैं ये लाजमी नहीं कि रियलिटी होती हैं, ये उनकी एस्टिमेटेड, उन्होंने जो अपना अंदाजा बनाया होता है उसी हिसाब से ये करते हैं।
और एंड में उसने ये बात की थी कि मुसलमानों के खिलाफ काफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और तो तमाम मजहबों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। ये कि उन्होंने एंड में ये भी कहा था कि तमाम मजहब की जो औरतें हैं ना उनको अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। और ये जो फिल्म उन्होंने बनाई है ना उसमें ये बताया गया कि औरत जो है ना कमजोर होती है ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, जो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती, उनको कोई भी लेना चाहिए। उसका कहने का मतलब है कि लेना चाहिए उनको फैसला। बंदा कोई भी बंदा वर्गलाएगा या कोई भी बंदा उसको कोई बात करेगा तो वो उसके पीछे चल पड़ेगी बगैर सोचे समझे। तो इसमें कई देखें जो है ना पूरी दुनिया की जो इसमें लिस्ट दिखाई है जिसमें टेररिज्म होते हैं हर ममालिक के, तो इसमें इंडिया की तरफ कह रहे थे वो 60 बहुत थोड़े हैं और जो सबसे ज्यादा थे वो आई थिंक उसका नाम बोला था मुझे नाम था उसके 300 से अबव थे उसके सबसे ज्यादा। लेकिन इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नेम नहीं बात सबसे नहीं, उधर तो जा रहे हैं ना अफगानिस्तान में तो जा रहे हैं, उसमें वो शमूलियत उधर का नाम क्या लेंगे। बात सबसे बड़ी ये मुझे अच्छी लगी कि दुनिया का दूसरा बड़ी आबादी वाला मुल्क है इंडिया, लेकिन उसमें टेररिज्म की जो रेशियो है या इस तरह का जो मतलब जो ब्रेन वाश होते हैं उनकी रेशियो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। जितना ये कंट्री बड़ा है ना और इसमें जो ये होते हैं चंद एक लोग खराब इसका नाम बदनाम कर रहे हैं वो ना होने के बराबर है। इसका मतलब है उनकी पूरी कौम जो है वो तरक्की और खुशहाली की तरफ जा रही है, ना कि रिलीजन के मामले में घुसते हैं। एक और बात मुझे, अगर ध्रुव राठी साहब की बात ये सच है जो फिगर दिखाए हैं, हम तो समझते हैं कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन वो जो लिस्ट दिखाई थी ध्रुव राठी साहब ने उसमें तो लगता है इंडोनेशिया नंबर 1 पर है मुस्लिम मेजॉरिटी के लिहाज से, उसके बाद पाकिस्तान है और उसके बाद इंडिया है। हमने तो यूँ सुना था कि इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। ये तो अजीब सी बात है, मैंने जिस वीडियो में देखी है। नहीं इंडिया में भी ज्यादा ही है, नहीं यहाँ पर 23 वो दिखाया नहीं किस नंबर पर था वो तो मैं भी देखा, मैंने देखा है, लेकिन इंडिया में क्या है 40 करोड़ पाकिस्तान नहीं 40 में 30 से 35 करोड़ कहते हैं मुसलमान है, लेकिन ये इंडोनेशिया तो वाकई है, इंडोनेशिया आई थिंक 95 प्लस है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क है मुसलमानों का और दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में इंडिया है। यही बात कोई थोड़ी मिस्टेक हुई हो। और वो गोदी मीडिया आई थिंक वो जिसका बात कर रहे थे वो अर्नब गोस्वामी के पीछे आई थिंक वीडियो चल रही थी और इन तमाम सिनेरियो से मुझे लगा उसने एंड में यही बात की थी ना कि उसने कहा था कि इन सभी का जो ये जो मूवी बनाई है इनका मेन मकसद यही होता है कि तमाम मज़हब को आपस में लड़वाया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए ताकि इनमें इख्तलाफ पैदा हो। साथ उसने कंपेयर किया हिटलर के दौर की मूवीज का, तो क्या हिटलर के दौर में भी ऐसी प्रोपेगेंडा किया था। आप देखने आज़ादी से पहले ना 1947 से पहले तमाम मुसलमान और हिंदू ये दूसरे ईसाई लोग थे ये सब इकट्ठे रहते थे, इनमें मजहब की कोई इतनी इख्तलाफ होते नहीं था, तो इकट्ठे भाइयों की तरह रहते थे। लेकिन जैसे ये अंग्रेज आया है और इसने सोचा कि अगर जैसे 1858 की जो है ना जंग आज़ादी 1857 सॉरी, तो वो जीत गए तो इन्होंने सोचा कि ये तो हमारे खिलाफ है और ये तो बहुत बड़ा एक ग्रुप है, यानी कि हम इसको कभी नहीं जो है ना हरा सकते, तो उन्होंने फिर दिमाग का इस्तेमाल किया, आपस में लड़वाना शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया मजहब के बेस पर। बिल्कुल ऐसी तो इस तरह इंडिया में हो तो ये बड़ी अच्छी मूवी वीडियो थी और सारा जो उसका समझ लें कि रोस्ट एक किस्म का हो गया उस मूवी का, तो जिस इंटरव्यू करता है मतलब एग्जैजरेट का डाटा को दिखाया गया, हो सकता है इसके बरक्स हो, लेकिन जो ध्रुव राठी साहब की रिसर्च है ये बता रही है उसके मुताबिक कि ये बिल्कुल टोटली झूठ था। इसमें चंद एक खवातीन उन्होंने बताया नहीं था कि वो एक जगह पे उन्होंने 32,000 का फिगर हटा के 3 का फिगर लगा दिया था। तो ये इससे प्रेरित किया जाए जिससे जहान की कैफियत पैदा हो या जिससे दो मुल्क के अंदर कोई मतलब केरला को बदनाम करने की कोशिश की गई, मतलब पूरे इंडिया बदनाम हो गया, तो इस चीज़ों से बचा जाए। ये हालत पाकिस्तान की हुई थी, पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो नया टाइप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।